हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आईकम फर्स्ट ईयर के लिए होगा। आईकम फर्स्ट ईयर के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 को शुरू किया है। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम लोग आईकम फर्स्ट ईयर के फिनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक को पहले देख चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आज ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक नोटबुक तैयार करना शुरू नहीं किए हैं तो कृपया इस चैप्टर का पूरा नोटबुक तैयार कर लें और हम इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाई है। तो आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक है बही खाता एवं लेखा कर्म का लाभ, एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अर्थात किसी भी संस्थान में या किसी भी फर्म में बुक कीपिंग या अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, इसका एडवांटेज उस फर्म को क्या मिलता है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी फर्म का वास्तविक स्थिति हमको इस बही खाता या बुक कीपिंग से ही पता चलता है। इसलिए पहला पॉइंट है व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का पूर्ण ज्ञान। हम लोग बुक कीपिंग करके या अकाउंटिंग करके किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वास्तविक स्थिति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसका लाभ हानि जान सकते हैं। बैलेंस शीट बनाकर उसके वर्तमान के संपत्ति और दायित्व पता कर सकते हैं। एसेट्स उसका कितना है और लायबिलिटीज कितना है, फर्म पे लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, ये सारी चीज़ों का जानकारी हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारिक विवादों को हल करने में सहायक। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यवसाय में बहुत सारे लोगों से लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो उस स्थिति में मौखिक, अगर हम व्यवसाय का नॉलेज मौखिक रखते हैं, जानकारी मौखिक रखते हैं, तो हो सकता है हमारे दिमाग से कोई भी एक ट्रांजैक्शन मिस हो जाए और वो ट्रांजैक्शन के कारण दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए विवादों से बचने के लिए, लेन देन जो भी व्यापारिक लेन देन है उससे संबंधित विवादों से बचने के लिए हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी ट्रांजैक्शन नोट डाउन रहता है, लिखा हुआ रहता है। फिर अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो हम उसका सहारा लेते हैं, उसका हेल्प लेते हैं। इस तरह से ये दूसरा एडवांटेज है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का, जिससे फर्म को लाभ होता है ये। एंड नेक्स्ट है साझेदारों के प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण करने पर लाभ। कोई भी पार्टनर अगर किसी फर्म में इंटर करता है या रिटायर करता है तो उस समय भी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का लाभ फर्म को होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी साझेदार किसी फर्म में आएगा, कोई भी पार्टनर किसी फर्म में आता है तो वो बहुत सारे स्थिति फर्म का बदल जाता है, जैसे पूंजी का बदलना, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का बदलना, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाते हैं। तो अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नहीं रहेगा तो इसका वास्तविक स्वरूप पता नहीं चल पाएगा। जैसे कोई भी साझेदार अगर प्रवेश करता है तो पहले वाले जो भी साझेदार हैं फर्म के सभी लाभ हानि को आपस में
विभाजित करते हैं, बांटते हैं और नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। साथ ही नए साझेदार जो आते हैं उसका टर्म एंड कंडीशन, जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ आते हैं वो उसमें कुछ पूंजी लाते हैं और उसके एवज में उनको शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। तो ये सभी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हम लोग उस समय प्रयोग करते हैं पुराने साझेदारों के हिसाब किताब का समापन करने के लिए। तो ये एडवांटेज है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है आयकर एवं बिक्री कर निर्धारण में सुविधा। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। जैसे कोई भी फर्म अगर आप संचालित करते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप किस आधार पे इनकम टैक्स पेड कीजिएगा, सेल टैक्स पेड कीजिएगा? अगर आपके पास सेलिंग का रिकॉर्ड नहीं हो, इनकम का रिकॉर्ड नहीं हो, एक्सपेंस का रिकॉर्ड नहीं हो, तो आप वास्तविक कर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं या कर प्राप्त करने वाले अधिकारी मनमाने ढंग से आपके फर्म पे टैक्स लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में आपके पास बुक कीपिंग या अकाउंटिंग रहना आवश्यक है ताकि आपका वास्तविक लाभ पता चल सके, वास्तविक सेल पता चल सके, ताकि आपसे अधिक टैक्स ना वसूला जाए या आप अधिक टैक्स ना दें। तो ये एडवांटेज है बुक कीपिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का, जिससे हम कर निर्धारण वास्तविक रूप से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एसेट, ये सब जानने के लिए बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग किसी भी फर्म के लॉस और प्रॉफिट को जान सकते हैं। बैलेंस शीट बनाकर हम किसी भी फर्म के, किसी भी संस्थान के, किसी भी व्यवसाय के संपत्ति और दायित्वों को जान सकते हैं। तो ये एडवांटेज है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कि हम किसी भी फर्म के लाभ हानि या उसके संपत्ति और दायित्व को आसानी से जान पाते हैं। छल कपट तथा जालसाजी से सुरक्षा। छल कपट तथा जालसाजी से सुरक्षा कहने का मतलब है कि फर्म में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, बहुत सारे कार्य करने वाले लोग रहते हैं। तो एक प्रॉपरली बुक कीपिंग या अकाउंटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि किसी भी स्तर के लोग छल कपट कर सकते हैं व्यवसाय में। तो बुक कीपिंग से सारे चीज़ों का पारदर्शिता बना रहता है, तो इससे हमको लाभ होता है। अर्थात छल कपट से फर्म बच सकता है, फर्म को छल कपट से सुरक्षा मिलती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के माध्यम से। तो एडवांटेज है बुक कीपिंग का। नेक्स्ट है दिवालिया की स्थिति में लाभ। ये क्या है इसको समझ लिया जाए। दिवालिया सबसे पहले तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इंसॉल्वेंसी, दिवालिया क्या है। जब हम किसी भी व्यक्ति से या बैंक से कर्ज लेते हैं तो फर्म अगर निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है तो लाभ होगा, और अगर हानि होता है तो हमें जो हम लोन लिए हैं, जो मेरा देय राशि है, उससे अगर संपत्ति कम हो जाए और मेरा लायबिलिटीज बढ़ जाए, मेरा देनदार लायबिलिटीज फर्म का अगर बढ़ जाए और संपत्ति कम हो जाए, तो उस स्थिति में सदस्य या फर्म के संचालक अपने आप को देय राशि चुकता करने में असमर्थ पाते हैं, वो लोन चुका नहीं पाते हैं, तो अपने आप को इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत दिवालिया घोषित करवाते हैं। उस स्थिति में लाभ हानि और उनके संपत्ति को जानने के लिए बही खाता और बुक कीपिंग का और लेखा कर्म का सहयोग लिया जाता है। तो ये दिवालिया की स्थिति में इसका महत्वपूर्ण लाभ फर्म को मिलता है या फर्म संचालक को मिलता है। नेक्स्ट है बाहरी लोगों से कर्ज प्राप्त करने में सहायक। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं
या किसी थर्ड पर्सन से लोन लेते हैं, तो वो हमें लोन तभी देंगे जब हमारा आर्थिक स्थिति सही होगा या हमारे पास, हमारे फर्म के पास संपत्ति होगा। तो ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से हमारे फर्म की वास्तविक स्थिति पता चलेगा, लाभ अर्जन करने की क्षमता पता चलेगा। तो हम किसी भी व्यक्ति से या बैंक से या सरकार से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी, फर्म का अर्निंग पावर कम होगा, तो हमें किसी भी स्तर से लोन लोग नहीं देंगे। तो इस चीज़ की वास्तविक जानकारी के लिए ये बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी बेहद ज़रूरी है। तो ये हमने देखा एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, लेखाकर्म और बही खाता से फर्म को क्या लाभ होता है, इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा। इसको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा पारिभाषिक शब्द, टर्मिनोलॉजी। जैसे हम लोग अब अकाउंटिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में जान रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग यहाँ एंड करेंगे। हम लोग जब अकाउंटिंग के नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जब अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, तो ये शब्द, ये वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। तो इन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या होता है और ये हमारे अकाउंटिंग में किस सेंस में यूज होंगे। तो ये पहला जो शब्द है वो लेन देन है। तो हिंदी इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप इससे परिचित हो। इंग्लिश हमको याद रखना है, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग हिंदी में नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश, इसका मीनिंग याद रखना अति आवश्यक होगा आप लोगों के लिए। तो पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन, लेन देन। ये ट्रांजैक्शन क्या है, इसको समझ ले। किसी भी व्यापार में दो पक्षों के बीच अगर किसी भी वस्तु या पैसे का लेन देन होता है तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर देता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता है, उसे ही लेन देन कहते हैं, उसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन दो प्रकार का होता है, एक नगद लेन देन, दूसरा उधार लेन देन। नगद लेन देन को हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन और उधार लेन देन को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे सपोज कीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और आप एक ग्राहक हैं। आप हमारे दुकान में आते हैं और एक मोबाइल हमसे आप परचेज करते हैं। तो यहाँ दो स्थिति होगा, एक ये कि आप पूरा पैसा लेकर आए हो और वो हमें आप पेड कर रहे हो, मोबाइल के बदले में पूरा पेमेंट आप उसी टाइम कर रहे हो, तो वो कैश ट्रांजैक्शन में आएगा, वो कैश ट्रांजैक्शन में आएगा। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि आप पैसे नहीं लाए हो और मोबाइल मुझसे आप परचेज करना चाहते हो, तो मैं गुड फेथ में आपको उधार में दे दूंगा और आपसे पैसा बाद में लूँगा जब आपको होगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, उधार लेन देन। तो ये ट्रांजैक्शन शब्द को हमने समझा। नेक्स्ट है माल, इसका इंग्लिश गुड्स होगा। ये गुड्स क्या है, इसे समझते हैं। अगर कोई भी व्यापारी या उद्यमी जिस वस्तु में अपने व्यापार को संचालित करता है, उस वस्तु को व्यापारी उसको अपना माल कहते हैं या गुड्स कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मैं अपना बिजनेस कपड़े में करता हूँ, अर्थात मैं कपड़ा क्रय विक्रय करता हूँ, मैं कपड़ा विक्रेता हूँ। तो कपड़ा यहाँ मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। कहने का मतलब है बिजनेस व्यापार जिस वस्तु में किया जाए वह वस्तु उस व्यापार के लिए गुड्स कहलाता है। तो ये गुड्स हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट है रहतिया या स्टॉक,
रहतिया या स्टॉक। ये क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे मेरा दुकान कपड़ा का है और मैं कपड़े में अपना व्यवसाय करता हूँ, तो हमारे पास कपड़ा कितना मात्रा में अभी बचा हुआ है उसे हम स्टॉक कहते हैं या रहतिया कहते हैं। ये हमारे दुकान में हो सकता है, गोदाम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अर्थात व्यापार जिस वस्तु में किया जाए उसके बचे हुए शेष को रहतिया या स्टॉक कहते हैं। ये स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक जीवित स्टॉक लाइव स्टॉक, दूसरा मृत स्टॉक डेड स्टॉक। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे किसी भी सजीव, कोई भी सजीव को अगर व्यापार में अपने वस्तु के रूप में, अपने संपत्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो लाइव स्टॉक कहलाता है। अर्थात हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया। पहले के ज़माने में व्यवसाय जब होता था तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाथी, बैल, घोड़ा इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। अब तो खैर मोटर गाड़ी हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हम लोग अब उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले इसका होता था। तो यहाँ हम लोगों को जानना जरूरी है कि जीवित जो भी अगर संपत्ति के रूप में प्रयोग किया जाता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। और मृत स्टॉक क्या है इसको समझ ले। जैसे घर हो गया, बिल्डिंग, उसके बाद गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, जो भी व्हीकल्स या कोई भी चीज़ जो मृत हो, जो जीवित नहीं हो, जो निर्जीव हो, उसको हम लोग डेड स्टॉक कहते हैं। तो ये स्टॉक हुआ। नेक्स्ट है क्रय, परचेज। अर्थात अगर हम किसी भी वस्तु को अपने पैसे देकर उसे प्राप्त करते हैं तो उसे क्रय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ कपड़ा का, मैंने थोक कपड़ा परचेज किया है किसी बड़े कपड़े के दुकानदार से, व्यापारी से, तो मैं उसे पैसा दूंगा और मैं उस कपड़ा को प्राप्त करूंगा, तो वो मेरे लिए परचेज हुआ। आप हमारे दुकान पे आए, आपने कपड़ा खरीदा मुझसे, तो ये खरीदने को ही हम लोग परचेज कहते हैं, अर्थात क्रय कहते हैं। तो ये क्रय हुआ, परचेज। नेक्स्ट है सेल। आपने मुझसे जो कपड़ा खरीदा वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए क्रय हुआ, परचेज हुआ, क्योंकि आपने पैसे के बदले वस्तु को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है विक्रय। विक्रय अर्थात सेल। तो जो कपड़ा आपने क्रय किया है वो आपके लिए परचेज है और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो सेल है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, वस्तु का अपने पास आना परचेज होता है और अपने यहाँ से दूसरे जगह जाना सेल होता है। तो ये हमने समझा परचेज और सेल को। नेक्स्ट है छूट, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है इसको समझ लें। जैसे आपने मुझसे जो कपड़ा खरीदा उस पे उसका प्राइस रेट है मान लीजिए 1000 रुपये और मैंने उस पे आपको 50 रुपये डिस्काउंट दिया, 50 रुपये छूट दिया, अर्थात मैंने आपको उस 1000 के कपड़े को 950 रुपये में दिया। तो ये 50 रुपये का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, वो कस्टमर के लिए छूट होगा। अर्थात 1000 का वस्तु, 1000 का कोई भी सामान अगर आप 950 में क्रय करते हैं तो 50 रुपये आपको क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो ये छूट है। नेक्स्ट है देनदार, डेब्टर। इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमारे शॉप से 1000 रुपये के कपड़े उधार ले गए, तो आप हमारे व्यवसाय के लिए क्या होंगे, देनदार होंगे, डेब्टर होंगे आप, क्योंकि मेरा आपके यहाँ उधार है तो आप हमें पैसे देने वाले हुए, इसलिए आपको हम क्या बोलेंगे, डेब्टर बोलेंगे। डेब्टर जिसके यहाँ बिजनेस का, व्यवसाय का उधार रकम हो, बाकी रकम हो, अर्थात उससे मैं कभी प्राप्त करूँगा, वो मुझे कभी देने वाला है, तो उसे हम देनदार या डेब्टर बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द होगा हमारा
लेनदार क्रेडिटर, इसको इस तरह से समझिए कि मैंने व्यवसाय के लिए किसी से उधार क्रय किया हूँ या किसी से मैंने कुछ पैसे कर्ज लिया हूँ, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा, लेनदार होगा, अर्थात वो मुझसे धन प्राप्त करने वाला है, लेने वाला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपने मुझसे उधार लिया है, आपने मुझसे उधार लिया है, अर्थात आपने मुझसे उधार कपड़ा परचेज किया है, क्रय किया है, तो आप मेरे लिए क्या होंगे, देनदार होंगे, और मैं आपके लिए क्या होऊंगा, लेनदार होऊंगा, क्रेडिटर होऊंगा। मैं आपके लिए क्रेडिटर होऊंगा अर्थात लेनदार होऊंगा। तो इस तरह से देनदार और लेनदार को हम लोग समझ चुके हैं, डेब्टर एंड क्रेडिटर को समझ चुके हैं। नेक्स्ट है पूंजी, कैपिटल, अर्थात अगर हम कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ धनराशि इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम व्यापार शुरू कर पाते हैं। तो हमने व्यापार के लिए जितने धनराशि लाया है, जितने धनराशि इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो मेरा कैपिटल होगा, वो मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट है आहरण या निजी व्यय, इसको इंग्लिश में ड्रॉविंग्स बोलेंगे, इसको इंग्लिश में ड्रॉविंग्स बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर पार्टनर, कोई भी साझेदार व्यवसाय से कुछ पैसा आहरित करता है, अर्थात निकालता है या अपना निजी व्यय करता है, तो वह धनराशि उसके लिए ड्रॉविंग्स होगा, आहरण होगा। नेक्स्ट है संपत्ति, एसेट्स, अंग्रेजी में संपत्ति को हम लोग एसेट्स बोलेंगे। व्यापार में जितने भी चल और अचल जो भी वस्तु है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी हो गया, गाड़ी हो गया, इन सभी को सम्मिलित रूप से संपत्ति अर्थात एसेट्स कहते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो संपत्ति क्या होगा, जितने भी पूंजी है, जितने भी बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो गए, या व्यवसाय को संचालित करने के लिए जितने भी चल और अचल संपत्ति होगा, उन्हें हम लोग एसेट में रखेंगे। नेक्स्ट है दायित्व अर्थात लायबिलिटीज। ये क्या है, इसको समझते हैं। फर्म का जितना भी देनदारियां होगा, जितना भी देने योग्य पैसे होंगे, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, उनको जो पेमेंट करने वाला राशि होगा, उसे हम लोग लायबिलिटीज कहेंगे। अर्थात यह क्या होगा, फर्म पे दायित्व होगा, फर्म को ये चुकाने योग्य राशि होंगे। तो ये है लायबिलिटीज। नेक्स्ट है कमीशन। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो हमारे सेल को ग्रो कराए, बढ़ाए, हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव को रख सकते हैं, तो उनको हम लोग कमीशन पे रखते हैं कि अगर आप 50,000 का सेल करोगे तो मैं आपको इतना % कमीशन दूंगा। तो ये कमीशन है, अर्थात किसी भी वस्तु के विक्रय को बढ़ाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए अगर हम कुछ प्रतिशत उसको देते हैं तो वो कमीशन कहलाता है। नेक्स्ट होगा ब्याज, इंटरेस्ट। मान लीजिए हमने बैंक से कुछ पैसे कर्ज लिए हैं या किसी भी व्यक्ति से कर्ज राशि प्राप्त किया है, तो उसके बदले में हम उस पर कुछ अधिक रकम देंगे, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। या मेरा पूंजी अगर किसी बैंक खाते में जमा है तो उसके बदले बैंक हमें कुछ इनकम देता है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है आरक्षित, रिजर्व। कहने का मतलब है कि व्यवसाय के विकट परिस्थिति के लिए अगर हम कुछ पैसे को रिजर्व मतलब आरक्षित करते हैं, उसको किसी भी परिस्थिति में उसका एक व्यवस्था बनाया जाता है कि इन परिस्थितियों में ही इसका यूज होगा, अर्थात वो एक सेविंग होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। विकट परिस्थिति के लिए अगर कुछ धनराशि संचित करके रखा जाए तो वो रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट है
इनकम, आय, अर्थात कोई भी बिजनेस इनकम के उद्देश्य से, आय अर्जित करने के उद्देश्य से ही शुरू किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हम कोई उद्योग लगाए हैं और प्रत्येक यूनिट के लागत से अधिक जो हमको राशि प्राप्त होता है उसी को हम इनकम कहते हैं। मान लीजिए एक मैंने फैक्ट्री डाला मोबाइल प्रोडक्शन का, एक मोबाइल पे मेरा एक्सपेंस आ रहा है 7,000 रुपीज, 7,000 रुपये मेरा उस पर पूरा खर्च आ रहा है और मैंने उसे सेल आउट किया 7,500 रुपये में, 7,500 रुपये में मैंने उसे सेल आउट किया। तो ये मार्जिन कितना हो रहा है? लागत और विक्रय के बीच का मार्जिन क्या है? 500। तो ये मेरा क्या होगा? इनकम होगा। लागत से अधिक राशि में किसी अगर वस्तु को बेचते हैं तो वो अधिक राशि ही मेरा क्या होगा? सारे एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो बचता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। ये हुआ इनकम। नेक्स्ट है एक्सपेंस, व्यय। ये क्या है? तो मान लीजिए अगर हमने मोबाइल प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री डाला है तो उत्पादन संबंधी जो भी क्रियाकलाप होता है उस पर कुछ राशि खर्च होते हैं। तो ये खर्च क्या है? व्यय है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। मान लीजिए उसके लिए मजदूर हैं, मजदूर होंगे, वर्कर होंगे, इंजीनियर होंगे, बहुत सारे लोग सम्मिलित रूप से मिलकर काम करेंगे तो उस पे जो राशि हम लोगों का जाएगा अर्थात खर्च होगा उसी को हम लोग व्यय बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अकाउंटिंग में हर जगह इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, इसका अर्थ आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका आईकॉम फर्स्ट ईयर के फिनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इस पॉइंट पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आप लोग अगर बीच से किसी एक वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को छोड़कर आगे वाले वीडियो को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि थंबनेल में मैंने नंबरिंग कर दिया है, आप उस नंबर के अनुसार ही वीडियो देखें और उस नंबर के अनुसार ही नोट्स बनाएं, तब आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से आपका आईकॉम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे आपके सामने कुछ प्रश्न दिखेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए और उसको हमारे इस सारे लेक्चर के अकॉर्डिंग आंसर देने का प्रयास करिए ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव या कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।